तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके दूसरे दिन आज हम लोग हैं। और कल हम लोगों ने बात की थी आपसे जो है सेल्फ इंडक्शन की, यानी कि स्व प्रेरण के बारे में हमने बात की थी। तो स्व प्रेरण को ही आगे बढ़ाएंगे, सेल्फ इंडक्शन। मैंने आपसे ये कहा था कि सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉयल का, किसी भी कुंडली का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, या हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से कुंडली के अंदर यानी कि कॉयल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसका अमाउंट कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो क्या होता है, यानी कि घटता या बढ़ता है, तो कुंडली के अंदर एक ऐसा गुण है कि उसके अंदर एक प्रेरित धारा बहने लगती है जो कि उस परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। तो इसी चीज को हमने नाम दिया था क्या, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब है सेल्फ इंडक्शन। बिल्कुल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी कॉइल का जो है एक सेल्फ प्रॉपर्टी। अब इसका फॉर्मुलेशन पे आते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें फैराडे के नियम की, तो फैराडे का जो पहला नियम है उन्होंने साफ साफ तौर पर ये बोल दिया है, ठीक है, क्लियरली उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, जो इंड्यूस करंट है वो तभी पैदा होगी जब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तित होगा। तो हम देखते हैं किसी कॉइल को दोबारा से, तो दोबारा से आइए चलिए फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, सेल्फ इंडक्शन की, समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है या क्या हम लोग उसको कहते हैं। तो यहीं से आज हम लोग वापस से शुरू करेंगे, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है जुड़ा हुआ फ्लक्स, ठीक है। जुड़ा हुआ फ्लक्स का मतलब किसी भी कुंडली से पास होने वाला फ्लक्स, उसको कहते हैं हम लोग। हिंदी में ही बोला है बेटे भाई, अभी तक मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं इंग्लिश तो बोली ही नहीं मैंने। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन डेफिनेशन तो मैंने कल बताई दी थी आपको। तो बात करते हैं किसकी, सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण। सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण। तो समझने की कोशिश करें जरा इसको, स्वप्रेरण को समझने की कोशिश करें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है, हमारे पास एक कॉयल है। तो इस तरह से एक कॉयल बना देते हैं, ये एक कॉयल है, और इस कुंडली यानी कि कॉयल के अंदर कुछ करंट जो है फ्लो कर रहा है, कोई धारा बह रही है। ये धारा बह रही है, ये आई धारा, आई करंट जो है कुंडली के अंदर फ्लो कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो कॉयल है यानी कि जो कुंडली है वो एक धारावाही परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगी, और इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो इस तरीके से होकर गुजरेंगी। ये जानकारी सभी लोगों को है, ये जानकारी सभी लोगों को है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कुंडली या फिर किसी भी कॉयल, किसी भी कुंडली या फिर किसी, या हिंदी में कहें कुंडली और अंग्रेजी में कहें कॉयल, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी भी तरीके से आपने इस आई को बदला तो आई के बदलने से बी बदल जाएगा। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी तरीके से आपने आई को बदला तो आई के बदलने से बी बदल जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। तो अगर आपने आई बदला तो क्या बदलेगा, बी बदलेगा, और बी के बदलने से फाई बदलेगा। बताइए क्या ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है, क्या ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाली बात जो है, ठीक है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आई बदलेगा तो बी बदलेगा, और बी के बदलने से क्या होगा, बी के बदलने से फाई बदल जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें, ठीक है, कुल मिला के अगर हम ये कहें, सर एक बार हाफ बीएलबी वाला जो मोशनल ईएमएफ में, बेटे हाफ बीएलबी वाला समझाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जब कोई चीज रोटेशन में होती है, देखो
जब कोई चीज ट्रांसलेशन में होगी तो BLV, और अगर कोई चीज रोटेशन में होगी तो 1/2 BLV। वहां पर हमने v को क्या रखा था, क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, यानी कि रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, त्रिज्या गुणा गया कोणीय वेग। तो वहां पे हमने त्रिज्या कितनी ले रखी है, l, तो v की जगह पर हमने l ओमेगा रख दिया। ठीक है, ये बात थी हमारी। आइए जल्दी से, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो आपका फ्लक्स है, ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जो आपका फ्लक्स है, यानी कि जो फाई है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज पर, आई पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां हमने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो नियतांक हम लोगों ने लगाया है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसको कहा जाता है क्या, कॉफिशिएंट, इसको कहा जाता है कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ये बात याद रखिएगा, इसको कहा जाता है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एल क्या है, एल इज कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है किसको, एल को। ठीक है, एल क्या है, एल जो है, एल जो है स्वप्रेरण गुणांक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि हम लोग जो है इसके कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है क्या। अगर हम लोग जो है एक नियम लागू करें यहां पर, जो नियम जो है फैराडे ने अपने दूसरे लॉ में बताया था, तो उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, हम जानते हैं, हम कहेंगे if E be the induced EMF, if E be the induced EMF, E be the induced EMF, यदि E प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, यदि E क्या हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर ये जो है क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नहीं, यहां हम कह रहे हैं कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप समझदार हैं, मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। सो E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा N डी फाई बाई डी टी, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना एक काम किया जाए, अगर मैं इसका मॉड ले लूं, E का मॉड, तो भैया नेगेटिव साइन को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ अभी वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं अभी डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहा हूं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि E का जो मॉड होगा तो ये हो जाएगा आपका N, और फाई की वैल्यू तो अभी अभी आपको मिली है, और फाई की वैल्यू क्या है आपकी, L इंटू आई। तो आप एक काम कीजिए, E इज इक्वल टू, अब आप ऐसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये देखिए, ये हो जाएगा आपका L, और यहां पर आ जाएगा आपका N, और ये हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी। कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे L को फ्री किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि L बराबर क्या होगा, E का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय N, यानी कि नंबर ऑफ टन्स, फेरों की संख्या, और नीचे क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी, क्या जाएगा, डी आई बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना होगा। डायरेक्ट आप इसको याद ना करें, ठीक है, और डायरेक्ट अगर आप इसको याद करेंगे तो आपका जो है भूल सकते हो आप इसे, मतलब आप डायरेक्ट अगर इसको याद करोगे तो आप इसको भूल सकते हो। बात कर लेते हैं अब इसकी एसआई यूनिट की। तो आइए यहीं से समझिए। अरे जहांगीरपुरी वाले भैया क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग हैं? अगर तुम्हें इस तरह की चैट करनी होए करे तो उस पे कर लेना, गूगल क्लासरूम पे है, वहीं पे आपस में चैटिंग कर लिया करो, यहाँ क्लास में मत किया करो। ठीक है, क्लास में मत किया करो। कोई कह रहा है कि वो कैनरा बैंक के पास है मेरा, क्या है क्लास चलती, क्लास में ये सब डिस्कस कर रहे हो, ये पूछताछ केंद्र बना रखा है तुमने से, ये तो कोई बात नहीं हुई मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो सबसे पहले स्टार पॉइंट, एसआई यूनिट
SI unit of L, SI unit of L is Henry, is Henry। SI यूनिट जो है इसकी क्या है, हेनरी है, ये बात याद रखिएगा। अब हेनरी को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, किन किन रूपों में लिखा जा सकता है, तो इस बात को थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, आप हेनरी को कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए एल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डबल स्टार के एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि एल की यूनिट किसी दूसरे रूप में। तो देखो ध्यान से समझो, अब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। ऊपर में ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, बिल्कुल होती है सर, ठीक है। एन क्या है, एन तो फेरों की संख्या है, उसकी उसका तो कोई यूनिट नहीं होता। डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का मतलब है एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी का क्या मतलब है, एम्पियर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड कहां जाएगा, ऊपर, और ये क्या बन जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। एक बात मुझे कोई बच्चा ये बताने की कोशिश करे कि वोल्ट का मतलब वोल्टेज और करंट का मतलब क्या, एम्पियर। सो V अपॉन आई क्या होता है, ये तो R के बराबर होता है, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या है, ये तो रेजिस्टेंस है, ये तो प्रतिरोध है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि भाई वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होगा, ये हो जाएगा ओम, ठीक है, और ये हो जाएगा ओम इंटू सेकेंड। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगा देंगे बेटे सुनील क्लास। तो ओम इंटू सेकेंड, क्या बात है, क्या बात है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और बच्चों को लगता है कि ओम सेकेंड किसका यूनिट होगा, किसका यूनिट होगा, वो दिमाग पे जोर डालते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये ऐसे निकलता है, ठीक है। ऊपर वाला वोल्ट हो गया, नीचे एन तो खत्म हो गया, उसकी तो कोई यूनिट नहीं है। डी आई बाई डी टी, डी आई का मतलब है चेंज इन करंट, तो धारा में परिवर्तन, तो धारा में परिवर्तन क्या होगा, एम्पियर होगा। और नीचे dt है, dt का मतलब है चेंज इन टाइम, यानी कि आपका उसका यूनिट सेकंड होगा, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ओम इंटू सेकेंड। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, पर सेकेंड नहीं बच्चा, पर सेकेंड नहीं, क्योंकि नीचे वाला जो सेकेंड है वो कहां जाएगा, नीचे वाला सेकेंड ऊपर जाएगा। ये डिवाइड में है बेटे, ये यहां जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगली कोई बात करना चाहूंगा मैं आपसे, ठीक है। और अगली बात मैं इस तरह से समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को ग्रुप कर सकते हैं, उसी तरीके से हम कॉइल्स को भी ग्रुप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा का विषय थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और आगे आपको बताते हैं किसके बारे में, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के बारे में बताते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स यानी कि कुंडलियों का संयोजन, है ना। हम बताते हैं आपको कुंडली का या कुंडलियों का संयोजन, कुंडली का संयोजन, ठीक है। जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, जिस तरीके से आप कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग जो है कुंडलियों को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल को, कह रहे कि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होगा सर, हाँ वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है ना, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है राहुल। चलो वो भी हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स को समझिए पहले, सीरीज ग्रुपिंग, और फिर समझिए पैरेलल ग्रुपिंग। सर एल संख्यात्मक रूप से ई के बराबर होता है क्या, हाँ, संख्यात्मक रूप से ई के बराबर तब होता है जब धारा का परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड हो रहा हो। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां देख लो ना, आप यहां पे, यहां देखो, यहां लिख लो इस तरह से, इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, अगर डी आई बाई डी टी क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकंड हो, ठीक है, एंड एन इज इक्वल टू 1, और फेरों की संख्या भी 1 हो, तो तभी हम कह सकते हैं कि एल का संख्यात्मक मान किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, ठीक है। हाँ तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब अगली बात क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं आपसे ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स के बारे में बात कर रहे हैं
कि कॉइल्स को किस तरीके से ग्रुप किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सीरीज ग्रुपिंग के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, कॉन्सेप्ट है सीरीज ग्रुपिंग। तो कॉइल्स में देखिए सीरीज ग्रुपिंग, मान लेते हैं कि आपने जो है 3 कॉइल्स ली हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास कुछ 3 कॉइल्स हैं और इन 3 कॉइल्स को आपने एक दूसरे के साथ इस तरीके से ग्रुप कर दिया है। तो मान लेते हैं कि जो पहली वाली जो कॉइल है, पहली वाली जो कुंडली है, उसका सेल्फ इंडक्शन L1 है, दूसरे का L2 है, तीसरे का L3 है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई जो सीरीज ग्रुपिंग होती है उसे हम लोग जो है वोल्टेज डिवाइडर ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज डिवाइडर ग्रुपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें यानी कि वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर पहले के लिए E1 है तो मान लो दूसरे के लिए E2 होगा, और तीसरे के लिए क्या होगा, तीसरे के लिए E3 होगा। लेकिन धारा का मान, जो बहने वाली धारा है यानी कि जो आई करंट है, वो तीनों के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं पहली कॉइल के लिए यूज करना चाहूं, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं फॉर फर्स्ट कॉइल, अगर मैं फर्स्ट कॉइल के लिए लिखना चाहूं तो देखिए फर्स्ट कॉइल के लिए हम लिख सकते हैं E1 बराबर, E1 बराबर तो कितना आ जाएगा आपका माइनस L1 di/dt। यहां हम जो है फेरों की संख्या को जो है यूनिट ले रहे हैं, एकांक फेरों की संख्या, प्रति एकांक फेरों की संख्या। तो अभी अभी फॉर्मूला बना था ना, E इज इक्वल टू माइनस एन एल di/dt। उसी तरीके से अगर आप सेकंड कॉइल के लिए लिखना चाहें, उसी तरीके से आप सेकंड कॉइल के लिए अगर लिखना चाहें, यानी कि दूसरी जो कॉइल है, तो उसके लिए लिखना चाहें तो E2 बराबर क्या होगा, माइनस L2, और ये होगा आपका di/dt। और अगर उसी तरीके से आप थर्ड कॉइल के लिए लिखना चाहें, फॉर थर्ड कॉइल जो आपकी तीसरी कुंडली है, अगर थर्ड कॉइल के लिए लिखना चाहें तो यह आएगा E3 इज इक्वल टू माइनस L3 di/dt। अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, टोटल वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, अरे हिंदी वाले, हिंदी वाले भैया, थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझने की कोशिश करो। हिंदी बोल रहा हूं, तुम्हें पिक ही नहीं कर दो। तुम्हें तो मेरी हिंदी भी अंग्रेजी लग रही है, बताओ यार कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है हिंदी वाले भैया, थोड़ा समझने की कोशिश करो, इतना भी ज्यादा अपने आप को जो है इजी जोन में मत रखो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कोई वर्ड है, इंग्लिश का पेपर भी तो देना है, तो थोड़ी बहुत वोकेबलरी याद हो जाएगी तो क्या कोई तूफान आ जाएगा, क्या कोई बादल फट जाएगा है? थोड़ी बहुत उसको पकड़ो शब्दों को, फिर वहां जीडी में क्या करेंगे, फिर वहां छत देखते रहना। थोड़ी बहुत कोशिश किया करो। अब ये नहीं कि यहाँ पे पूरा मैं संस्कृत में जो है बोलूं, आगे समझो। ये डांट लग, अब तुम बोलते हो कि गुस्सा, अरे गुस्सा होने की बात है भाई, गुस्सा होऊंगा मैं टीचर हूं, मैं कोच हूं, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? ठीक है, फिर बाद में कहोगे किसी ने समझाया नहीं, इसलिए पहले ही समझा रहा हूं। अब यहां पर देखिए जो पहली वाली जो कॉयल है, ठीक है, अगर मैंने यहां लिख दिया फॉर सेकंड कॉयल, तो इसमें कौन सी आफत आ गई, कौन सी इसमें ऐसा शब्द आ गया, कौन सा विलियम शेक्सपियर की मैंने नॉवेल से क्वेश्चन यहां से वोकैबुलरी ले ली कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हिंदी में इसका मतलब क्या होगा। फॉर सेकंड कॉयल का मतलब क्या है, दूसरी कुंडली के लिए। क्या बात करते हो यार, उठा के डालो यहां पर वैल्यू को। सो E इज इक्वल टू कितना होगा, E1 का वैल्यू डालो, तो E1 का वैल्यू होगा माइनस L, और ये होगा आपका di/dt, और ये हो जाएगा आपका माइनस L2 di/dt, और L3 की जगह पर हो जाएगा माइनस L3 di/dt। तो अब आप एक काम करें, सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, साथ ही साथ di/dt भी कॉमन ले लें, ठीक है, और यहां बच जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस L3। इसको डिवाइड, इसको इसके डिवाइड में ले जाएं, सो E इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस, और ये हो जाएगा di/dt। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये परिणामी बन जाएगा आपका। अभी देखो फॉर्मूला आया था ना, L बराबर
एल बराबर ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल एल, लेकिन किसके लिए, सीरीज के लिए। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। अब इस तरह से लिख सकते हैं सो ऑन डॉट डॉट। अगर मान लीजिए सीरीज ग्रुपिंग है आपकी, तो टोटल जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आएगा वो L1 प्लस L2 प्लस L3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। अभी इंग्लिश तुमने देखी नहीं है, अभी इंग्लिश बोलूंगा तो फिर तब तब बोल सकते हो कि आप इंग्लिश ही बोलते रहते हो, ठीक है। मैं तो वैसे ही आपको मिक्स करके जो है चीजें बता रहा हूँ। थोड़ा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो यार। ये इंडिया में नौकरी पाना ना इस समय कोई हंसी खेल नहीं है, मजाक नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि नौकरियां बाहर जो है मोहल्ले में जो है चौराहे पे दिख रही हैं या बट रही हैं, कि जाना है बस 10 रुपए देने हैं, ठीक है, और बस वहां से वो ले लेना है सर्टिफिकेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा डरो यार, बेरोजगारी का आलम है चारों तरफ। सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, और जितनी है भी उनकी वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लिमिट कर दिया गया है। तो इन बातों को समझो कि कोई थाली में सजा के नहीं देगा आपको सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस बात को समझो। इसीलिए मुझे गुस्सा आती है फिर। तुम बोलते ना गुस्सा क्या होता है, इसीलिए गुस्सा आता है। तुम्हें लग रहा है कि बहुत आसान है, तुम्हें लग रहा है कि हम तो बिजनेस कर लेंगे। देख के देख लो, 1000 लोग पहले से कर रहे हैं उस बिजनेस को। तुम्हें लग रहा है कि हम तो ई रिक्शा चला लेंगे, पहले से लोगों ने ई रिक्शा खरीद रखी है। तुम्हें लग रहा होगा नई मोबाइल की दुकान खोल लेंगे, कितनी मोबाइल की दुकान पहले ही खुली हुई है। हर जगह कंपटीशन है। तो अपने आप को बेहतर बनाने की सोचा करो। ये नहीं कि जैसा हम हैं वैसे ही रहेंगे, हमें इसी तरह नौकरी देनी तो दो, नहीं तो भैया अपने घर जाओ। देख क्या एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड घर पे रख के आओ। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। इस तरह से जॉब नहीं मिलेगा। नौकरी पाना है तो मेहनत करो, बदलो अपने आप को, अपनी सोच बदलो, तभी नौकरी मिलेगा, अदरवाइज नौकरी नहीं है। लड़के डिग्री ले लेके घूम रहे हैं रेलवे स्टेशनों पे, जाके देख लेना कभी एक बार। बात करते हो। अरे अनूप, कमेंट इग्नोर नहीं, कमेंट तो चलती रहती साइड में। ये बात बतानी भी जरूरी है तुम लोगों को, ये बात भी जरूरी है। चलो आगे चलिए अब। हाँ, एल की वैल्यू हेनरी में होंगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की। देखिए अब दूसरी जो ग्रुपिंग है आपकी, जो सेकंड ग्रुपिंग है, सेकंड ग्रुपिंग उसे कहते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग में समझो जरा, पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है। पैरेलल ग्रुपिंग में अगर हम बात करते हैं, तो हम मान लेते हैं इस तरह से कुंडलियां यहां ले लेते हैं। ये इस तरह से कॉइल्स हमने ले ली, ये पहली कॉइल ले ली, ये हमने दूसरी कॉइल ले ली, ये हमने तीसरी कॉइल ले ली, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मान लो ये L1 है, ये L2 है, और ये L3 है। आप सभी को ये जानकारी है पहले से ही, पहले से आपको ये जानकारी है कि इसके लिए क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, लेकिन क्या अलग होती है, करंट अलग अलग होती है। धारा का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, करंट अलग अलग होती है इसके लिए, ठीक है। आप इसके लिए भी फॉर्मूला, ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट कॉयल, पहली कुंडली के लिए, जो पहली कॉयल है आपकी, उसके लिए आप लिख सकते हो क्या, E बराबर -L1 dI1 बाई dt।
डी आई वन बाई डी टी। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, डी आई वन बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ई अपॉन एल वन। इसी तरीके से फॉर सेकेंड कॉयल, इसी तरीके से फॉर सेकेंड कॉयल, यानी कि जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली के लिए क्या होगा, इसके लिए डी आई टू बाई डी टी, डी आई टू बाई डी टी डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई अपॉन एल टू आ जाएगा। और अगर मैं तीसरी कुंडली के लिए लिखना चाहूं, फॉर थर्ड कॉयल, अगर मैं तीसरी कुंडली के लिए लिखना चाहूं थर्ड कॉयल के लिए, तो ये हो जाएगा डी आई थ्री अपॉन डी टी माइनस ई अपॉन एल थ्री। जैसा कि पैरेलल ग्रुपिंग में हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि पैरेलल ग्रुपिंग में हम सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट, अगर टोटल करंट आई है, अगर टोटल करंट कितनी है, अगर टोटल करंट आपकी आई है, तो आई बराबर क्या होना चाहिए, अगर टोटल करंट आई है तो आई बराबर होना चाहिए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो हम क्यों ना इसका अवकलन कर दें, तो ये हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपका डी आई वन बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपका डी आई टू बाई डी टी। टी के सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, और प्लस डी आई थ्री बाई डी टी हो जाएगा। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू हमें अभी नहीं पता, लेकिन डी आई वन का वैल्यू तो पता है आपको। तो डी आई वन बाई डी टी का वैल्यू यहां पर उठा के डाल दीजिएगा, उसकी वैल्यू है माइनस ई अपॉन एल वन। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ई अपॉन एल वन प्लस, अब ये जो डी आई टू बाई डी टी है इसकी वैल्यू उठा के डालो यहां पर माइनस ई अपॉन एल टू। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन एल टू, और तीसरे वाले का डाल दीजिए माइनस ई अपॉन एल थ्री। ई को इसके बटे में ले जाइए, सो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, और इसके अपॉन में क्या ले गए आप, इसके अपॉन में आप ई ले गए और माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू और प्लस वन अपॉन एल थ्री। तो ये क्या बन जाएगा, डी आई बाई डी टी अपॉन ई क्या बन जाएगा, ये तो एल बन जाएगा वन बाई एल, तो ये बन जाएगा वन अपॉन एल पी, यानी कि पैरेलल में क्या हो जाएगा वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू प्लस वन अपॉन एल थ्री प्लस सो ऑन। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये किसके लिए है, ये पैरेलल ग्रुपिंग के लिए है, ये किसके लिए है, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए है। माइनस कैसे हो रहा है, माइनस तो फॉर्मूले का है ना, माइनस तो फॉर्मूले का है, जो फैराडे का नियम था उसमें है। अगर आप माइनस नहीं लगाना चाह रहे तो यहाँ मॉड लगा लेना, मॉड लगा लेना, फिर माइनस हटा देना, तब भी फॉर्मूला आपका यही बनेगा, तब भी आपका फॉर्मूला ही है। हाँ, सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, बिल्कुल बिल्कुल आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी इन अ कॉइल। किसी कुंडली के अंदर जो संचित ऊर्जा है उसके बारे में हम लोग जो है बात करना चाहेंगे। अगर हम किसी कुंडली के बारे में बात करें कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, सर फॉर्मूला याद है बट माइनस ई क्यों हो रहा है अनूप, माइनस ई इसलिए हो ई बराबर क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी नहीं होता है, बताओ नेगेटिव साइन आता है कि नहीं आता है, तो नेगेटिव साइन आता है इसीलिए नेगेटिव हो रहा है यहां पर। वो तो हमने पिछली बार क्या किया था, मॉड लगा दिया था तो इसलिए माइनस हटा दिया था हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला काम की है, बिल्कुल काम की है बच्चे, फॉर्मूला काम की है आपकी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम आपसे बात करेंगे स्टोर्ड एनर्जी के बारे में, बात करेंगे कि कितनी एनर्जी जो है उसके अंदर ऊर्जा जो है संचित होगी। हाँ, कितनी ऊर्जा जो है संचित होगी। चलो आगे चलते हैं।
तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है स्टोर्ड एनर्जी इन अ कॉइल का। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। बात करेंगे अब हम अगले टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक होगा स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी इन अ कॉइल। कुंडली, कुंडली में संचित, कुंडली में संचित, कुंडली में संचित ऊर्जा। देखो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, P मतलब पैरेलल बेटे। एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब आप किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो कुंडली है वो क्या करेगी, वो विरोध करेगी। अरे भाई किसका विरोध करेगी, वो विरोध करेगी किस चीज का, कि आप उसको जो है उसके अंदर धारा क्यों भेज रहे हो। ठीक है, वो क्या करेगी, उस चीज का विरोध करेगी। अगर वो उस चीज का विरोध करेगी तो क्या होगा, आपको बाहर से कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बाहर से काम करना पड़ेगा, और जितना आप काम करोगे वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई कुंडली है, ठीक है, अगर आपके पास कोई कुंडली है, ये कोई कुंडली है आपके पास, और आप इसके अंदर जो है धारा को प्रवाहित करना चाह रहे हो, आप इसके अंदर करंट भेजना चाह रहे हो। मान लीजिए इसके अंदर कितनी धारा जा रही है, आई करंट जा रही है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, जो इसके अंदर जो संचित ऊर्जा होगी, उसका कारण क्या है, उस ऊर्जा के संचय का कारण क्या है, पहले ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। उसकी ऊर्जा की संचित होने का कारण क्या है। हाँ देखो, परिवर्तन से मतलब है, यहां इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है। चाहे बढ़े चाहे घटे, चाहे बढ़े चाहे घटे, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, हमें परिवर्तन है। क्या किससे मतलब है, जल्दी से बताइए, हमें परिवर्तन है, मतलब है परिवर्तन से। एन क्या, एन आइडेंटिकल लिया, अरे एन को एक लिया है उस वाले में, यहां देखो ध्यान से। सर जो ई बटे में है वो कहां से आया था, अरे ई कॉमन नहीं ले लिया यहां से, ई कॉमन लेके बटे में भेज दिया, ध्यान किधर है। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखेंगे, तो ये होगा आपका U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना है, U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बालकों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, U इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। इसको भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को, भूल जाओगे तो गड़बड़ घोटाला होना जरूरी है। ऐसा होगा ही होगा कि यहाँ पर जो है गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अगली आपसे बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये सिर्फ सेल्फ इंडक्शन के अंदर है, कॉयल के अंदर है स्टोर्ड एनर्जी। सर L1 प्लस L2 प्लस 2M इज इक्वल टू L, सर ये कहाँ से आता है, बताएंगे उसको भी, वो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, कुछ और बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अब हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मुझे बताने दो सारी बातें, तब तब लास्ट में सारी चीज पूछना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड,
ऑफ अ सोलेनॉइड, ऑफ अ सोलेनॉइड। क्या मतलब है इसका? धारावाही, धारावाही, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक, का स्वप्रेरण गुणांक। तो ये धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक निकालेंगे इस बार हम, ठीक है। हाँ, तो अभी हम ये बात करना चाहेंगे आपसे कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड भी बच्चा एक कुंडली को ही हम कहते हैं। सोलेनॉइड भी क्या है? कॉयल है। तो इस तरीके से एक कॉयल हमने ले ली, ये हम लोगों ने एक सोलेनॉइड ले लिया। अब आप सभी को पता है कि सोलेनॉइड की जब हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें लिख डालो। और I इसके अंदर जो है धारा बह रही है, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो यानी कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो कुछ इस तरीके से होकर गुजर रही हैं। तो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होकर गुजर रही हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, फॉर अ सोलेनॉइड, फॉर अ सोलेनॉइड, फॉर अ सोलेनॉइड, परिनालिका के लिए, परिनालिका के लिए, परिनालिका के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कैपिटल बी, वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। ठीक, क्या होता है? म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे टोटल क्या, अब हम बात करेंगे फ्लक्स लिंक, फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल, विद अ सोलेनॉइड। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? परिनालिका, परिनालिका से संबंधित, परिनालिका से संबंधित कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमें कि टोटल कितना फ्लक्स जो है परिनालिका से संबंधित है, तो यानी कि परिनालिका से जुड़ा हुआ है सोलेनॉइड से। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए। क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, और इंटू करना होगा किससे? टोटल नंबर ऑफ टन से। टोटल टन से आपको इसको गुणा करना होगा। टोटल टन्स, टोटल टन से आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि फाइव इक्वल्स टू बी ए क्या होगा? फाइव इक्वल्स टू जो बी ए है वो एक के लिए है, आपको क्या चाहिए? सबके लिए चाहिए। तो टोटल टन से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका बी इंटू ए, और टोटल टन्स क्या है? कैपिटल एन। कुल फेरों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, हीट और ये चैप्टर कम समझ में आया मुझे, कोई बात नहीं, आता रिपीट जब क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करना। तो देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है कभी कभी कोई चैप्टर ना पल्ले नहीं पड़ता है, तो लेकिन क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो बी की जगह पर क्या रख देंगे? म्यू नॉट, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए इंटू गया क्या? एन। आप सबको पता है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हम लोग स्मॉल एन को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन को लिख सकते हैं कैपिटल एन बटे एल, और इंटू यहां क्या चल रहा है? इंटू यहां चल रहा है आई इंटू ए, और ये चल रहा है आपका एन। तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छा बना लो, थोड़ा सा अच्छा बना लो इसको। तो जल्दी से आप इसको अच्छा बना लें अगर, तो देखो जल्दी से अगर यहां पर इसको आप अच्छा बना लें तो मजा ही कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर
आई अपॉन या इंटू ए है, और अपॉन क्या है, स्मॉल एल इंटू क्या हो जाएगा, आई। अब एक बात बताओ, इस फाई को क्या लिख सकते हो? अब एक बात बताओ, इस फाई को क्या लिख सकते हो भाई? देखो फाई इज इक्वल टू तो एल आई होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है आपका एल आई। तो फाई इज इक्वल टू अगर एल आई है, तो फाई की जगह रख दिया हमने एल आई, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई। तो आई से आई कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, क्या बचेगा, एल बराबर, एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन क्या जाएगा, अपॉन जाएगा आपका एल। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है किसका, एक लॉन्ग सोलोनॉइड का। ठीक है, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के लिए। देखिए भाई फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, घुल मिल गए तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये तो फिर वो तो, ये तो आप बात कह रहे हो कि हाँ जिम्बाब्वे को तो हम हरा देंगे, ठीक है, और इंग्लैंड से हार जाएंगे, ये तो फिर वो वाली बात हो गई। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, मुश्किल हैं, तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जी जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में तो केएल राहुल भी रन मारेंगे, ठीक है, और इंग्लैंड के टाइम पे वो रन नहीं बनाएंगे। ठीक है, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए थे जिम्बाब्वे के टाइम पर, ठीक है, और इंग्लैंड के टाइम पे जब रन बनाने की बारी आई, ठीक है, तो भैया शर्मा जी जो है टेस्ट मैच की तरह टी20 खेल रहे हैं, बताओ। तो ये सब बातें हैं ना, ये सब बातें चैंपियन, ठीक है, ये चैंपियन लोगों को शोभा नहीं देती ये बातें जो तुम कर रहे हो। चलिए, तो ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब एक नोट इसके बारे में आपको याद रखिएगा। ठीक है, नोट की बात देखिए क्या है, नोट की बात, नोट देखिए क्या है, हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, इफ देर इज अ मटीरियल कोर, यदि परिनालिका, यदि परिनालिका की क्रोड किसी पदार्थ की हो, अभी हवा थी उसके अंदर, अभी उसके अंदर क्या थी, हवा थी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हाँ वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लगाना है, वो मेरे पे छोड़ दो आप फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, जैसे ड्रीम इलेवन वाले बोलते हैं ना। तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि आपके पास ये परिनालिका है, और इस परिनालिका के अक्ष पर आपने क्या किया, कोई मटेरियल, कोई धातु की रॉड आपने इस तरह से इंसर्ट कर दी, कोई धातु की रॉड आपने इस तरीके से इसमें डाल दी ऐसे। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, L इज इक्व टू म्यू नॉट की जगह पर आएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बटे एल। ठीक, ये बात याद रखेंगे, ये बात बड़ी ही कातिलाना है, बड़ी ही जहरीली बात है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर प्यारे बच्चों, हम कहेंगे वेयर म्यू आर इज कॉल्ड, वेयर म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव, म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक,
रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी परमेबिलिटी ऑफ मटीरियल, ऑफ मीडियम कह सकते हो, ऑफ मीडियम। क्या कह रहे हैं, जहां जहां म्यू आर पदार्थ की या माध्यम की माध्यम की चुंबकीय माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता पारगम्यता है। क्या है, पारगम्यता, पारगम्यता है। ठीक है, ये बात याद रखें। सोनू गुप्ता जी गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करें? प्ले स्टोर पे जाइएगा, गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड द गूगल क्लासरूम एंड एंटर माय कोड। ज्वाइन करेंगे जब, एंटर करना है आपको MZBVEEK। ये है हमारा गूगल क्लासरूम कोड, गूगल क्लासरूम कोड है ये हमारा, ये लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कुछ बात करते हैं। ठीक है भाई, इस चैप्टर के प्रिंटेबल नोट्स नहीं मिलेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था, लिख लिख के पढ़ा रहा हूं। ये नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। आप पिछले वालों के अगर जो है उनके मिल जाएंगे। ठीक है जतिन जी, लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लिखते नहीं हो, लिखने से जी चुराते हो। ये पहले ही हमारी और आपकी बात हो गई थी कि आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे और साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, प्रिंटेबल नोट्स नहीं मिलेंगे इनके। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जतिन चहर, खुद बनाओ खुद लिखो। ठीक है, खुद बनाओ खुद लिखो। ठीक है, और जब लिखोगे तब याद हो जाएगा, प्रिंट करके वो घर पे ही पड़ा रहेगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे पास तो पेन ड्राइव है, मेरे पास पेन ड्राइव है, इसमें इसमें नोट्स है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दूंगा, जानबूझ के नहीं दूंगा, मैं जानबूझ के नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग फिर क्या करोगे, प्रिंट निकाल लोगे, वो घर पे ही पड़ा रहेगा। लिखो, ये सारी बातें लिखो। जब मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिख सकते हो, जब मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साथ साथ लिखो भाई, साथ साथ लिखो। प्रिंटेबल देना होगा तो मैं अपने आप दूंगा, लास्ट में जो है समराइज नोट्स दूंगा प्रिंटेबल, है ना, उनको प्रिंट कर लीजिएगा। चलो आगे चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ठीक है जतिन जी, एक बार कमेंट करो, बार बार कमेंट करो, कोई फायदा है नहीं। मैंने कहा वो लिखना पड़ेगा, टाइम निकालो। अगर तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम नोट्स लिख सको जो मैंने लिखवाया है, तो फिर तो पढ़ने लिखने की बात ही खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिर कोई बात ही नहीं है। बात करते हैं अब जो है म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन को क्या कहते हैं? हाँ, लास्ट में दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा, सिलेबस खत्म होगा पूरे सिलेबस का दे दूंगा, ये मेरा वादा रहा, ये प्रॉमिस। ठीक है, मैं शपथ लेता हूं ऑनलाइन क्लास में, जब कोर्स खत्म होगा तो पूरे सिलेबस का दे दूंगा, पूरे सिलेबस का दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। हाँ, अभी नहीं दूंगा, कोर्स के एंड में दे दूंगा, कोर्स के एंड में मिल जाएंगे, कोर्स के एंड में आपको सारे नोट्स दे दूंगा मैं, उसकी टेंशन नहीं है। मुझे तो अपलोड ही करने हैं, मुझे बनाने थोड़ी ना है, मुझे तो अपलोड करने हैं। चलो अब आगे देखिएगा, अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। ये वाली बात को समझिए, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को समझिएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन को कहते हैं अन्योन प्रेरण।
क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण। तो इस बात को समझो जरा, अन्योन प्रेरण क्या है। ठीक है, हाँ ले लेंगे बेटे, क्लास लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अन्योन प्रेरण क्या क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि जब, ठीक है पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, टू कॉइल्स when two coils are placed when two coil are placed coaxially and magnetic flux magnetic flux या फिर हम कह सकते हैं coaxially and current increases or decreases in one, then the other coil opposes this change by by inducing inducing a current in itself. This property of pair of coils this property of pair of coils this property of pair of coils is known as mutual induction is known as mutual induction. हिंदी में समझिए जरा, एक बार हिंदी में समझिए। देखिए हम ये कह सकते हैं, जब दो कुंडलियों को जब दो कुंडलियों को समाक्षीय रूप से, समाक्षीय का मतलब होता है आमने सामने, समाक्षीय रूप से रखा जाता है और जब किसी एक कुंडली में धारा का मान बढ़े या घटे तब दूसरी कुंडली द्वारा स्वयं के भीतर एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर
इसका विरोध किया जाता है, इसका विरोध किया जाता है। कुंडलियों के समूह का, कुंडलियों के युग्म का, यह गुण अन्योन प्रेरण कहलाता है, का यह गुण अन्योन प्रेरण कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक चेंज तो दूसरे में भी, हाँ मतलब देखिए अब इसको समझिएगा। तो आप हम बात कर रहे हैं, देखो ये पूरा का पूरा समझ, मैं इसको जो लिखा है उसको समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास दो कॉइल है, अगर आपके पास दो कुंडली हैं, जैसे ये पहली कुंडली है, ये आपके पास एक, ये पहली कुंडली है, और पहली कुंडली को आपने इस तरीके से रखा हुआ है, पहली कुंडली को आपने इस तरीके से रखा हुआ है, और दूसरी कुंडली को आपने इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, पहली कुंडली को मान लो आपने एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है, और दूसरी कुंडली में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो जितना फ्लक्स इससे लिंक होगा, लिंक मतलब जुड़ा होगा, उतना ही फ्लक्स, उतना ही फ्लक्स जो है दूसरे से जुड़ा होगा। तो अगर पहले वाले में फ्लक्स चेंज हुआ है, तो दूसरे वाले में भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। दूसरे वाले में भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक, तो इस वजह से अगर पहले के अंदर कोई चेंज आया है तो सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरे वाले के अंदर भी चेंज आया है, मतलब गाड़ी आपने खरीदी और जो है चिढ़ कौन रहा है, आपका पड़ोसी चिढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब परिवर्तन इसमें हुआ, और प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न हुई, इस वाले के अंदर उत्पन्न हुई। ठीक है, इंड्यूस करंट कहां डेवलप हुआ, इसके अंदर हुआ। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। इसी चीज को क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी फॉर्मूला वही है, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, आई के बराबर होता है। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, फाई इज इक्वल टू एम आई लगा देंगे यहां पर। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हो, एल, किसके लिए, सेल्फ इंडक्शन के लिए। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या यूज करोगे, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या यूज करोगे, आप एम यूज करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात याद रखिएगा। क्या कहते हैं एम को, एम को क्या कहते हैं बताइए। ठीक है, एम को क्या बोलते हैं, एम इज, ठीक है, जहां एम अन्योन प्रेरण गुणांक है, जहां एम अन्योन प्रेरण गुणांक है। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, इसकी यूनिट भी वही होती है, हेनरी। ठीक है, यूनिट ऑफ कैपिटल एम, यूनिट ऑफ कैपिटल एम इज हेनरी, इज हेनरी, और एच से डिनोट करते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं और, जो भी बताया था आपको, ओम सेकंड, ओम सेकंड, क्योंकि हेनरी किसके बराबर पाया गया था, ओम सेकंड के बराबर पाया गया था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप। तो ये बात थी किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक कुंडली को थोड़ा दूर रखें तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए, जैसे जैसे आप कुंडलियों के बीच की दूरी को बढ़ाते जाएंगे,
वैसे वैसे म्यूचुअल इंडक्शन वहां पर वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जरूरी क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जरूरी यह है कि जितना फ्लक्स पहले वाले से जुड़ा है उतना ही फ्लक्स किससे जुड़ा रहे? दूसरे से जुड़ा रहे। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर जितना फ्लक्स पहले से जुड़ा है उतना दूसरे से अगर नहीं जुड़ेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कभी भी जो है उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात बात अब बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन को कौन कौन से जो है कारण ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, सॉरी, क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलो लिखें अब आगे, लिखते हैं अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ध्यान से समझिए जरा। तो बात कर लेते हैं कौन किसके बारे में? फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन प्रेरण को प्रभावित अन्योन प्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो म्यूचुअल इंडक्शन को प्रभावित करेंगे? देखिए देखिए, आपके बहुत सारे सवाल हैं कि अगर बीच में मीडियम हो तो क्या होगा। देखिए अगर बीच में मीडियम होगा तो अभी मैं बता देता हूं आपको, आपका बिल्कुल वो जो डाउट है वो क्लियर ही हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो आप दोनों के बीच में कोई मीडियम रखोगे, तो अगर मान लीजिए मीडियम ऐसा है जिसकी चुंबकशीलता बहुत कम है, तो अन्योन प्रेरण गुणांक घटेगा। आप एक बात दिमाग के अंदर बैठा लीजिए, अगर आपको ऐसे सवालों का जवाब देना है, क्या याद रखोगे? कि हमेशा याद रखिए, जितना फ्लक्स पहले से जुड़ा है उतना ही फ्लक्स दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। अगर मान लो पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ है दूसरे से कम, तो म्यूचुअल इंडक्शन गिर जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। सबसे पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो देखिए जरा नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या। फेरों की संख्या। फेरों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, लार्जर larger the number of tons larger the number of tons larger the number of tons smaller sorry greater greater is the value greater is the value greater is the value of capital M। ठीक है, तो हम लिखेंगे फेरों की संख्या। फेरों की संख्या। फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी,
कैपिटल एम का मान, कैपिटल एम का मान भी उतना अधिक होगा, उतना अधिक होगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या कहेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है ना कैपिटल एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, N1 N2 के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, N1 N2 के। तो N1 क्या है, N1 फेरों की संख्या है किसके लिए, कॉइल नंबर 1 के लिए। और N2 क्या है, वो फेरों की संख्या है किसके लिए, सेकेंड कॉइल के लिए। एक मिनट है, समथिंग अर्जेंट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा, N1 N2। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे जहां, जहां N1 तथा N2, जहां N1 तथा N2 कुंडलियों में फेरों की संख्या है, कुंडलियों में, कुंडलियों में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है, कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या है। दूसरा फैक्टर होता है एरिया। दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है एरिया। जितना ज्यादा एरिया आप कम रखोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप एरिया कम रखोगे, म्यूचुअल इंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा एरिया आप बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कह सकते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ, हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहां लिख सकते हो आप, लार्जर द एरिया, लार्जर द एरिया, लार्जर द एरिया, greater is the value, greater is the value, greater is the value of म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कैपिटल एम, कह दो कैपिटल एम। ये बात याद रखिए, क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा। सर एएसपी रेस्ट कर लो, बाद में रिकॉर्ड वीडियो देख लेना। पता नहीं क्या क्या कह रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है निकाले का। नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है सेपरेशन। ठीक है, तीसरा फैक्टर है रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन। तो रिलेटिव सेपरेशन की बात करते हैं, यानी कि सापेक्ष दूरी, सापेक्ष दूरी। तो ये बात याद रखिएगा, ग्रेटर द डिस्टेंस, greater the distance, greater the distance between the coils, between the coils is smaller be the value, smaller be the value, या smaller will be the value, या smaller the value, smaller the value
ऑफ एम। दूरी जितनी ज्यादा होगी कैपिटल एम का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुंडलियों के बीच में, कुंडलियों के बीच दूरी जितनी अधिक होगी, दूरी जितनी अधिक होगी m का मान, m का मान उतना ही कम होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एरिया, अच्छा मैंने एरिया नहीं लिखा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा m का मान, m का मान भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तीन बातें हो गई, चौथी बात, चौथी बात देखिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखिए, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। ठीक है, कुंडलियों की स्थिति, कुंडलियों की स्थिति। तो ये बात आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है? सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होता है जब कुंडली ठीक एक दूसरे के सामने होती है, ठीक एक दूसरे के सामने होती है, यानी कि कोएक्सियल। ठीक, यानी कि अक्ष क्या होनी चाहिए, दोनों की समान होनी चाहिए। ठीक है, कोएक्सियली अगर ऐसा है, कोएक्सियली मतलब समाक्षीय स्थिति अगर है, कौन सी स्थिति? समाक्षीय स्थिति। सर्वाधिक होता है यहां पर, तो यहां लिखेंगे m, कैपिटल M इज मैक्सिमम, मैक्सिमम इन दिस ओरिएंटेशन, इन दिस ओरिएंटेशन, है ना। इस स्थिति में, इस स्थिति में, अरे इस तरह सोचो ना कि दो पाइप हैं, अब एक पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, एक पाइप से पानी आ रहा है, तो आप इस पाइप को, इस पानी को उस पाइप में डालना चाहते हो, तो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए तभी तो होगा। एरिया वाला रिपीट कर दो, एरिया में तो मैंने बोला जितना एरिया बड़ा होगा फ्लक्स का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, फाइव इक्वल्स टू बी है, और म्यूचुअल इंडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम सर्वाधिक है, सर्व या अधिकतम है, अधिकतम है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि भाई इधर का पानी निकल रहा है और वो पाइप आपने ऐसे रख दिया, ये पानी तो ऊपर निकल रहा है, अभी इसका मुंह तो इधर की तरफ है, तो जितना भी पानी निकल रहा है वो ऐसे कैसे जाएगा? वो तो सीधा है ऐसे जाएगा। तो कहने का मतलब है मिनिमम किस कंडीशन में होगा कि एक कुंडली तो आपने ऐसे रख दी और एक कुंडली आपने ऐसे रख दी, ऐसे रख दी। देखो, तो इस कंडीशन में देखो ये 90 डिग्री रख दिया आपने, तो इस स्थिति में सब बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं। यहां कैसे म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा? होएगा ही नहीं। तो क्या होगा? कैपिटल एम इज 0। ठीक है, इस स्थिति में, इस स्थिति में
इस स्थिति में कैपिटल एम शून्य है, और इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में आपका जो कैपिटल एम है वो क्या है, आपका मैक्सिमम है। क्या है आपका कैपिटल एम, क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिए। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं कपलिंग। अब कपलिंग को हिंदी में तो पता नहीं क्या कहेंगे, तो ये नोट याद रखिएगा। कपलिंग को युग्म गुणांक कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, बताना कोई हिंदी वाला बच्चा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखो वैसे तो इसका नाम हिंदी में जहां तक मुझे याद है इसका नाम होगा युग्म गुणांक। अब अगर कोई शुद्ध हिंदी है तो उसको हम जो है देख लेंगे। देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैपिटल के क्या होता है, कैपिटल के होता है कैपिटल एम अपॉन रूट L1 L2। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं जहां जहां कैपिटल एम क्या है आप सबको पता है, कैपिटल एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन। अभी समझाऊंगा बेटा ये के क्या है। L1 क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल 1। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन प्रेरण है। ठीक है, और ये क्या है, स्वप्रेरण है। ठीक है, स्वप्रेरण किसका, कुंडली एक का, पहली कुंडली का। ठीक है, L2 क्या है, L2 सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है ऑफ कॉइल 2, यानी कि कुंडली नंबर जो 2 है, कुंडली नंबर 2 का स्वप्रेरण है ये। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से समझो, कपलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति है अगर, तो हम यहां कहेंगे K इज मैक्सिमम, K इज मैक्सिमम। मतलब यहां मैक्सिमम कपलिंग हुई है। अरे कपलिंग का मतलब कपलिंग, जोड़ना। कपलिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना, युग्म गुणांक। ठीक है, तो यहां K क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अगर मान लो इस तरह की स्थिति है, इस तरह की स्थिति है, ठीक है, इस तरह की स्थिति है ऐसी, तो क्या यहां पर कपलिंग हुई है, बताओ, क्या यहां पर कपलिंग हुई है। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता कपलिंग का। एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे है, तो कैसे कपलिंग हुई, कपलिंग तो ऐसे होगी ना, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि यहां के क्या है, के इज मिनिमम, के इज मिनिमम। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है के की, ये बात याद रखिएगा, के मैक्सिमम कितना होता है, के मैक्सिमम 1 होता है, और के मिनिमम कितना होता है, के मिनिमम 0 होता है। ये बात याद रखिएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं के मैक्सिमम और के मिनिमम। तो ये बात याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग कपलिंग। हाँ, कपलिंग कहते हैं। क्लियर है, तो आज की कक्षा में इतना ही, कल मिलेंगे, और आज शाम को कोशिश करेंगे मिलने की। गूगल क्लासरूम पे आ जाइएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बात करते हैं, थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।